Go. 3 सप्ताह की लड़ाई के बाद रूस ने संकेत दिया है कि यूक्रेन के साथ संभावित शांति समझौते के तत्वों पर सहमति होने के करीब है। यूक्रेन ने भी सावधानी से सकारात्मक बयान दिया है कि वह युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने को तैयार है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेगा या रूसी अल्टीमेटम स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि बातचीत स्पष्ट रूप से आसान नहीं है, लेकिन किसी समझौते पर पहुंचने की उम्मीद की कुछ किरणें हैं। ऐसा कहने के बाद श्री ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस से अनुरोध किया है हथियारों के लिए और नो फ्लाई जोन के लिए अपनी दलील दोहराई है। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक अस्तित्वगत संघर्ष के हिस्से के रूप में वर्णित करना जारी रखा और गैस पैडल से हटने से इनकार कर दिया। इस बीच रूस शहरों को घेरने के लिए अपने हमले तेज कर रहा है और यूक्रेन ने कीव और खेर्सोन में जवाबी हमले किए हैं। लड़ाई बदस्तूर जारी है। ऐसा लगता है कि रूस भी पूर्व से सैनिकों के साथ यूक्रेनी रंगमंच को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या आ रहा है। यूक्रेनी युद्ध की एकमात्र भविष्यवाणी है कि यह संबंधित सभी के लिए हार-हार की स्थिति है। बाकी अनुमानित रूप से अप्रत्याशित है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। ईरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। भारत में उसके राजदूत को शुक्रवार को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, क्योंकि ओपेक सदस्य के खिलाफ प्रतिबंध हटाने पर विश्व शक्तियों और तेहरान के बीच बातचीत जारी है। ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता हुआ करता था, लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ परमाणु समझौते से हटने और उसके तेल निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगाने के बाद नई दिल्ली को तेहरान से आयात रोकना पड़ा। अली चेगेनी ने भारतीय सुविधा निकाय MIRTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हवाले से कहा, रुपया रियाल व्यापार तंत्र दोनों देशों की कंपनियों को एक दूसरे से सीधे निपटने और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता लागत से बचने में मदद कर सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता आयात के साथ अपने कच्चे तेल की 80% से अधिक जरूरतों को पूरा करता है। भारत और ईरान ने व्यापार को निपटाने के लिए एक वस्तु विनिमय तंत्र तैयार किया था, जहां भारतीय रिफाइनर ईरानी तेल के लिए एक स्थानीय बैंक को रुपये में भुगतान कर रहे थे और धन का उपयोग तेहरान द्वारा भारत से आयात के भुगतान के लिए किया गया था। प्रतिबंधों के कारण भारत ईरान व्यापार वित्तीय वर्ष में $17 अरब से मार्च 2019 तक तेजी से गिरकर अप्रैल-जनवरी में $2 अरब से भी कम। आते हैं आज की आखिरी खबर पे। द्वीप राष्ट्र श्रीलंका द्वारा सामना की जा रही वित्तीय समस्याओं के बीच गुरुवार को भारत और श्रीलंका दोनों देशों ने $1 बिलियन की ऋण सहायता पर हस्ताक्षर किए हैं। भोजन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नई दिल्ली में LOC पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह भारत द्वारा उस देश को दिए गए समर्थन पैकेज के प्रमुख तत्वों में से एक है। LOC पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जिनके साथ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। दिसंबर 2020 में राजपक्षे की अंतिम यात्रा के बाद अब तक भारत ने जनवरी से कोलंबो में $1.4 बिलियन का विस्तार किया है। इसमें $500 मिलियन की क्रेडिट, $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप और एशियाई क्लियरिंग यूनियन के साथ ऋण स्थगन के लिए $500 मिलियन शामिल हैं। भारत में शीर्ष नेताओं के साथ अपनी बैठकों के दौरान पलाली हवाई अड्डे और काकीसेंतुराई बंदरगाह के संयुक्त विकास को अंतिम रूप देने के लिए कोलंबो को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये 2 परियोजनाएं जो पाइपलाइन में हैं, तमिलनाडु तट के करीब जाफना प्रायद्वीप में स्थित हैं। एक बार इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद यह उस देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जो 2019 में ईस्टर बम विस्फोटों और फिर कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बाद प्रमुख रूप से प्रभावित हुआ था। प्रतिबंधों के कारण भारत ईरान व्यापार वित्तीय वर्ष में $17 अरब से मार्च 2019 तक तेजी से गिरकर अप्रैल-जनवरी में $2 अरब से भी कम हो। दोनों देश उत्तर पश्चिमी श्रीलंका में तलाईमनार और तमिलनाडु में रामेश कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बाद प्रमुख रूप से प्रभावित हुआ था। के बीच नौक सेवा को फिर से शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं।